हेलो एवरीवन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन सीए फाउंडेशन का कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट चैप्टर का। आपको जो बोर्ड दिख रहा है वहां पर आपको इंस्टीट्यूट का मैट आईसीएआई का स्टडी मटेरियल से मैंने ये चैप्टर आपके सामने रखा है। सीएमए इंस्टीट्यूट वाले बच्चों के लिए भी फुल्ली रेलिवेंट है। आप अपनी बुक खोल के देख सकते हैं, सेम कंटेंट आपको दिखाई देगा। इस पूरे चैप्टर में हमने 5 इंपॉर्टेंट वर्ड पहले डिस्कस किए थे अलोंग विद देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। क्या क्या वर्ड्स थे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। ये 5 मेन वर्ड्स थे। इसके बाद हमने कुछ अदर वर्ड्स डिस्कस किए जैसे कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस। तो टोटल में हम लोगों को ये सारे वर्ड्स और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड एग्जाम्पल समझना था इस चैप्टर में। ठीक है, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था विद अ सिंपल वर्ड ट्रांजैक्शन। हमने बोला बिजनेस में रेगुलर बेसिस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और इन एक्टिविटीज या इवेंट्स में ऐसे इवेंट्स होते हैं बहुत सारे जहां पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक्सचेंज होता है बिटवीन बिजनेस एंड थर्ड पार्टीज। ये जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक्सचेंज होता है इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस, इनको हम नॉर्मली ट्रांजैक्शंस के नाम से जानते हैं। ट्रांजैक्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सपेंडिचर, रिसीट्स। एक्सपेंडिचर मतलब वो ट्रांजैक्शन जहां पे बिजनेस से देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश और अदर रिसोर्सेज। रिसीट मतलब जहां पर बिजनेस में देयर इज अ इनफ्लो ऑफ कैश और अदर रिसोर्सेज। तो एक्सपेंडिचर और रिसीट 2 पार्ट में ट्रांजैक्शंस को डिवाइड किया। एक्सपेंडिचर में हमने 3 पार्ट में बांटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीट्स को 2 पार्ट में बांटा, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। सबसे पहला वर्ड हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने बोला जो खर्चा, जो एक्सपेंडिचर 5 में से किसी भी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। यानी एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू एनी ऑफ द 5 पॉइंट्स शैल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहला एक्सपेंडिचर फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हो, अक्वायर कर रहे हो या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसके कोर्स में जो भी खर्चा होगा फिक्स्ड एसेट को बनाने के लिए वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। जैसे मैंने अपने बिजनेस में मान लो कैमरा खरीदा फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग, ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट है, इसको खरीदने का खर्चा मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आईपैड खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, एयर कंडीशनर खरीदा, फर्नीचर बनवाए, ये सारा जो खर्चा लग रहा है मैं अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट प्रोक्योर करने के लिए जो लगा रहा हूं, ये सारे खर्चे मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। फिक्स्ड एसेट 2 टाइप का, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल में एग्जांपल ये सारे आपको दिख गए, कैमरा, फर्नीचर एक्सेट्रा। इनटेंजिबल मान लो बिजनेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर हमने परचेज किया, बिजनेस का कोई पेटेंट हमने किसी से परचेज किया, कोई कॉपीराइट परचेज किया, ट्रेडमार्क परचेज किया, कोई लाइसेंस हमने लिया बिजनेस को चालू करने के लिए, ये सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। दूसरा, एसेट को खरीदने के बाद, फिक्स्ड एसेट को खरीदने के बाद उसको इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए, मैंने मान लो एयर कंडीशनर खरीदा कि मेरे को क्लासरूम में लगाना है, तो इसका परचेज का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एयर कंडीशनर खरीदने के बाद दुकान से मेरे क्लासरूम तक डिलीवरी होगा, उसके लिए उसने मेरे से 500 रुपए चार्ज किए। फिर डिलीवरी होने के बाद उस एयर कंडीशनर का इंस्टॉलेशन होगा, जहां पे एक आदमी आके इंस्टॉलेशन करेगा, कुछ सामान वगैरह लगेगा, ये सारा का वो मेरे से 1000 रुपया और लिया। तो ये जो 500 प्लस 1000, 1500 रुपया लगा ना, ताकि मेरा एयर कंडीशनर मेरे क्लासरूम में आके अपने यूज तक आ जाए, उसके बाद में एयर कंडीशनर को यूज कर पाऊंगा क्लासरूम में। तो इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए, किसी एसेट को चालू करने के लिए, किसी एसेट को अपने यूज तक आने के लिए जितना खर्चा हमें लगेगा वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जहां पे हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे, फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट फ्रॉम द प्लेस ऑफ द सेलर टू द प्लेस ऑफ द बिजनेस, यहां तक लाने के लिए। उसके बाद ट्रांजिट इंश्योरेंस। फिर हमने डिस्कस किया था अगर इंपोर्ट करा रहे, इंपोर्ट ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन का खर्चा, साइट प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग का खर्चा, इंजीनियर्स का खर्चा, ट्रायल रन, ये सारे जो खर्चे होते हैं जो एक फिक्स्ड एसेट को उसकी इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी है, ये सारे खर्चे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। तो ये 2 खर्चा हो गया जब मैं किसी फिक्स्ड एसेट को प्रोक्योर करता हूं और उसको इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए इंस्टॉल वगैरह करता हूं, ये खर्चा हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अब फिक्स्ड एसेट मैं यूज करना चालू करूंगा तो फिक्स्ड एसेट को चलाने के लिए भी खर्चा है, फिर उसको रेगुलर रिपेयर मेंटेनेंस का भी खर्चा है। चलाने का खर्चा, रेगुलर रिपेयर
मेंटेनेंस का खर्चा, इस बिजनेस के ऑपरेशंस का एक्सपेंस, बिजनेस को चलाने का खर्चा, वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। जैसे एसी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मेरे को हर मंथ बिल भरना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एसी को मैं हर 3 महीने में सर्विस कराता हूं, रिपेयर कराता हूं ताकि वो अच्छे से चले, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। खरीदने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यूज तक लाने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट यूज एंड मेंटेन करने का खर्चा ऑलवेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद अगर कोई खर्चा हमने किया है जो मेरे एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा बियॉन्ड इट्स प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, उस खर्चे को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये खर्चा तब हो रहा है जब आप एसेट को यूज कर रहे हो, यूज तक ले आए, 3-4 साल एसी को यूज किया, अब लग रहा है एसी का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गया, बट एसी मैं देख रहा हूं एकदम चंगा है, अगर कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज करवा लिए जाए अच्छे से तो एसी मेरे को और 3-4-5 साल सर्विस देगा। तो मैंने क्या किया, एसी का कंप्रेसर चेंज कराया, कंप्रेसर चेंज कराने से मेरी एसी की एफिशिएंसी बढ़ गई, और जो पुराना स्टैंडर्ड, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड था उससे भी अब अच्छा एसी काम दे रहा है, इसकी लाइफ भी बढ़ गई है, तो ये खर्चा मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई खर्चा आपके एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ा दे बियॉन्ड इट्स प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, दैट शैल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे पास एक कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर में चला रहा हूं, मैंने क्या किया, 4 साल हो गया कंप्यूटर को, इस साल हमने डिसीजन लिया कंप्यूटर की रैम चेंज करवा देंगे, हार्ड डिस्क चेंज करवा देंगे, कंप्यूटर का विंडोज अपडेट करवा देंगे। इससे क्या होगा, मेरा एसेट, मेरा जो कंप्यूटर वाला एसेट है वो आगे 4-5 साल और चल पाएगा। ये खर्चे मेरे कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, फिक्स्ड एसेट की एफिशिएंसी को, ये मेरे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर आप कोई रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट करवा रहे हो जिससे आपकी एसेट की एफिशिएंसी बढ़े, या कोई नया पार्ट ऐड कर रहे हो जिससे आपकी एसेट की एफिशिएंसी बढ़े, वो सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर कोई नॉर्मल पार्ट खराब था उसको चेंज करवाया है जिसका बेनिफिट है बट वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म का नहीं है, उन खर्चों को कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। मैंने बोला था रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट्स, खराब हुए हुए पार्ट को चेंज करवाना, ये कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट मेजर पार्ट का रीहॉलिंग, ओवरहॉलिंग, चेंज करवाना, दैट शैल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ माई फिक्स्ड एसेट। अगर मान लो मेरा कार है, कार में पहले डीजल इंजन लगा हुआ था, हमने अब उसको पेट्रोल इंजन से चेंज करवा दिया ताकि कार आगे माइलेज अच्छी दे सके और अच्छी तरीके से रन कर सके, ये जो खर्चा होगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। पहला पॉइंट एसेट को खरीदने का खर्चा, फिक्स्ड एसेट को खरीदने का। दूसरा पॉइंट इंटेंडेड यूज तक लाने का खर्चा। तीसरा पॉइंट जो खर्चा एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ा दे बियॉन्ड इट्स स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, अगर कोई खर्चा मेरे एसेट की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे, वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। जैसे एग्जांपल, हमने अपनी क्लासरूम में रिनोवेशन कराया तो अब हमारे क्लासरूम में जगह ज्यादा हो गई और मैं ज्यादा बच्चों को बैठा के पढ़ा सकता हूं। ये जो रिनोवेशन में खर्चा लगा है मैं इसको कैपिटलाइज कर दूंगा बिल्डिंग के कॉस्ट में, बिकॉज इट विल यील्ड मी अ बेनिफिट बाय इंक्रीजिंग माय रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। मेरा एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हमने रिनोवेशन कराया तो पहले 10 टेबल लगता था, अब 15 टेबल लगेगा, जिसके कारण ज्यादा कस्टमर बैठेंगे और हमारे यहाँ रेवेन्यू एक्स्ट्रा आएगा। ये मैं खर्चा रिनोवेशन का कैपिटलाइज करूंगा। मेरा एक सिनेमा हॉल है जहां पर पहले नॉर्मल साउंड था, अब हमने डिजिटल साउंड, डॉल्बी डिजिटल साउंड लगवाया। नॉर्मल स्क्रीन था, अब हमने 3D स्क्रीन लगवाया। नॉर्मल फर्नीचर थे, अब हमने सबको सोफा करवा दिया है। तो अब हम लोग हायर चार्ज कर सकेंगे, हमारे जो भी आएंगे पिक्चर देखने, फिल्म देखने, उनसे हम हायर रेवेन्यू चार्ज, हायर फीस चार्ज कर सकेंगे। तो ये जो खर्चा लग रहा है रिनोवेशन में, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे क्योंकि ये आपके एसेट की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये जो कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है ये फॉर अ लॉन्ग पीरियड होना चाहिए। शॉर्ट पीरियड के लिए अगर इंक्रीज कर रहा है, देयर शैल नेवर बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर का तभी माना जाएगा जब उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए हो, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए हो। अगर बेनिफिट एक सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाए तो वो कभी भी कैपिटल ट्रांजैक्शन माना नहीं जाएगा।
एक क्वेश्चन आया था, याद करना, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि आपको अपने सिनेमा हॉल में ज्यादा एग्जिट्स बनवाने पड़ेंगे ताकि लोग इजीली एग्जिट कर सके। सिनेमा हॉल का सबसे गंदा पार्ट होता है उसका एग्जिट। एंट्री होता है सुहाना, एग्जिट निकलते हो तो लगता है खंडर से निकल रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला एग्जिट्स बढ़िया करो, एग्जिट्स इंक्रीज करो ताकि लोग आराम से इवैक्यूएट कर पाए। ये जो खर्चा है एग्जिट्स इंक्रीज करने का, ये आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएगा। इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट शैल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस बोल के पीएल में चार्ज कर देना चाहिए। मैंने 4 पॉइंट बोला, फिक्स्ड एसेट को परचेज, कंस्ट्रक्ट, एक्वायर, दूसरा इंटेंडेड यूज तक लाना, तीसरा रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ाए, चौथा एफिशिएंसी बढ़ाए, पांचवा जो हमारे बिजनेस के या फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को कम कर दे, कॉस्ट ऑफ रनिंग को कम कर दे, उन खर्चों को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे मशीन में मैंने क्या किया, एक पार्ट था, उस पार्ट को चेंज कराया। पहले मशीन चलती थी तो इनपुट का वेस्टेज होता था, पार्ट चेंज कराने के बाद इनपुट का वेस्टेज बिल्कुल जीरो हो गया, तो दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस एक्सपेंडिचर शैल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने अपनी सारे के सारे क्लासरूम की इलेक्ट्रिक वायरिंग चेंज कराई, जिससे फायदा क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का जो लीकेज है वो कम होगा और मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल में बचत होगा। ये सारे खर्चे जो हम लोग करेंगे, ये सारे खर्चे, ये खर्चे कौन से माने जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। तो इंप्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, कोई पार्ट का चेंज कराना जिससे वेस्टेज कम हो, खत्म हो, ये खर्चे शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कोई भी खर्चा अगर इन 5 पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट में पड़ जाए, उस खर्चे को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑन दी अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, ऐसा एक्सपेंडिचर का जिसका बेनिफिट 1 अकाउंटिंग पीरियड में एग्जॉस्ट हो जाए, ये मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड आपको बेनिफिट नहीं देगा। इन खर्चों को हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मली बिजनेस को डे टू डे चलाने का खर्चा, एसेट को मेंटेन करने का खर्चा, रिपेयर कराने का खर्चा, ये सारे खर्चे माने जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमने 2 चीज पढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 पॉइंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नॉर्मली बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशंस का खर्चा, बिजनेस को डे टू डे रन करने का खर्चा इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां तक ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सर एग्जांपल दो ना। आप जितने एग्जांपल जानते हो नॉर्मल बिजनेस में सारे, मटेरियल परचेज करना, फिनिश गुड्स परचेज करना, उसके बाद परचेज करने के लिए जो कैरेज इनवर्ड वगैरह आपका लगा, क्लियरिंग चार्जेस आपका लगा, एम्प्लॉइज को सैलरी दी, जगह की रेंट दी, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, ऑडिट का खर्चा, लीगल फीस का खर्चा, डे टू डे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सारे खर्चे आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डन है मेरा बात। अब सर हम लोग एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग क्यों कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं बिकॉज इनकी अकाउंटिंग जो होगी, उन दोनों की अकाउंटिंग का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए बोला जाता है ये उस साल जब हुआ है ये खर्चा, जब आपने इनकर किया, अक्रू किया, उसी साल के पीएल में पूरे के पूरे खर्चे को ट्रांसफर कर दिया जाए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जिस साल वो अक्रू हुआ, जिस साल उसका बेनिफिट आया, उसी साल पूरा का पूरा पीएल में चार्ज कर देते हैं। जर्नल एंट्री करते हैं, पहले एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर ये एक्सपेंस पीएल में जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड, दे आर ट्रांसफर्ड टू पीएल एंड उनका काम कंप्लीट हो जाता है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्योंकि बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड आएगा, हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को कभी भी एक बार में पहले साल में ही राइट ऑफ नहीं करते। जैसे जैसे इसका बेनिफिट आएगा, ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, हम लोग एसेट का कॉस्ट धीरे धीरे डेप्रिशिएट करते हैं और पीएल में ट्रांसफर करते हैं। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है किसी भी एक्सपेंडिचर को तभी पीएल में मैच करो जब उससे रिलेटेड रेवेन्यूज आपने दिखाया हो, मतलब एक्सपेंसेस शैल बी मैच्ड विद रेवेन्यू। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के कारण, क्योंकि मेरा फिक्स्ड एसेट मेरे को मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड रेवेन्यू लाके देगा, मान लो 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो जितने साल वो मेरे को रेवेन्यू लाकर देगा, उतने साल में ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट में धीरे धीरे उसका कॉस्ट डेप्रिशिएट करके पीएल में चार्ज करूंगा। जर्नल एंट्री, जब खर्चा होगा, एसेट खरीदूंगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं एक्सपेंस नहीं बोलूंगा, इसको कैपिटलाइज करूंगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद जैसे जैसे हर साल यूज करते जाऊंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, और डेप्रिसिएशन चला जाएगा पीएल में, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हम लोग खर्चा पूरा का पूरा एक साल में ही पीएल में नहीं डालते, जैसे जैसे वो एसेट का यूज करते जाते हैं वैसे वैसे वो खर्चा पीएल में जाते रहेगा।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो अकाउंटिंग है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इफेक्ट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गोज टू पीएल, कैपिटल एक्सपेंडिचर गोज टू बैलेंस शीट एज अ फिक्स्ड एसेट, एंड धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पार्ट हर साल हम लोग डेप्रिशिएट करके पीएल में ट्रांसफर करते हैं. पहले बताइए दोनों को क्यों डिफरेंशिएट किया जा रहा है, वो बात आपको क्लियर है. एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, सर व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग वेदर एन एक्सपेंडिचर शैल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या क्या फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करेगा कि एक खर्चा रेवेन्यू है या कैपिटल है. 5 पॉइंट आपको सिखाए थे. अभी एक बार इतना दूर तक आपको बता दूं, ये रहा कंसीडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. पहला, नेचर ऑफ बिजनेस. आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से पता चलेगा वो खर्चा आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर. मुझे एक बिल्डिंग खरीदनी है क्लास चलाने के लिए, मेरे लिए फिक्स्ड एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर. मैं एक रियल एस्टेट डीलर हूं, मुझे एक बिल्डिंग खरीदनी है वापस सेल करने के लिए, मेरे लिए ये इन्वेंट्री है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं होगा. मेरे को एक कार खरीदना है रेगुलर कम्यूट करने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, क्लास टू क्लास जाने के लिए, मेरा फिक्स्ड एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर. कार डीलर को एक कार खरीदना है ताकि वो उसको सेल कर सके, उसके लिए इन्वेंट्री है, स्टॉक है, डे टू डे का काम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दूसरा, रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली रेकरिंग नेचर के होते हैं, वेयरएज कैपिटल एक्सपेंडिचर हर साल हम लोग नहीं करते हैं, वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है. तो जनरली रेवेन्यू expenditure are recurring in nature, capital expenditures are non recurring in nature. तीसरा, purpose of expense. अगर किसी expense का purpose वो 5 में से एक है, asset acquire करना, intended use तक लाना, etc., तो वो capital expenditure, otherwise it will be treated as revenue expenditure. Effect on revenue generating capacity. अगर कोई खर्चा मेरी revenue generating capacity को more than one accounting period के लिए बढ़ा दे, for permanent time के लिए बढ़ा दे, वो खर्चा capital expenditure. On the other hand, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करेगा, वो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में ही इफेक्ट करेगा, लॉन्ग पीरियड के लिए इफेक्ट नहीं करेगा. एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व. अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर नेचर वाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट उसका अमाउंट बहुत छोटा है, तो हम लोग उसको कैपिटलाइज करके धीरे धीरे डेप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि ये इररेलेवेंट है, इमटेरियल है, उसको एक बार में ही हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के पीएल में डाल देते हैं. एग्जाम्पल आपको दिया था कैलकुलेटर. भला ही कैलकुलेटर मैंने खरीदा 2 साल 3 साल में चलाऊंगा, बट वो कैलकुलेटर 250 रुपए का है. डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ माय बिजनेस वो मटेरियल नहीं है. वो इंफॉर्मेशन अगर मैं किसी स्टेक होल्डर को दूंगा, वो बोलेगा क्या चिंदी आदमी हो यार तुम. तो इसीलिए मैं उस कैलकुलेटर के परचेज को पीएल में डाल देता हूं फर्स्ट ईयर में. ये खर्चा मेरे लिए हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट ध्यान रखना, ऑपोजिट इज नॉट ट्रू. कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बहुत छोटा है तो चार्ज कर दो पीएल में एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना भी बड़ा हो जाए वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा, वो आपको पहले ही साल पीएल में चार्ज करना पड़ेगा. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर बड़ा हो जाए, दैट शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, दैट शैल बी ट्रांसफर्ड टू पीएल. वो आप प्ली नहीं ले सकते कि सर अगर हम लोग पीएल में चार्ज कर दिए तो बहुत बड़ा लॉस आ जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता. जो सही पोजीशन है वो दिखाओ, लोगों को गुमराह नहीं करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू देना है. तो 5, नेचर ऑफ बिजनेस, पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर, रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, एंड नंबर 5, मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी क्वेश्चन, ध्यान देना है इस बात पर. आगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया. अब नेक्स्ट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट. अगर कोई रिसीट मतलब इनफ्लो ऑफ कैश और अदर रिसोर्सेज, अगर कोई रिसीट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा या लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आप कोई पैसा उठा रहे हो, दैट शैल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट. ऑन दी अदर हैंड, डे टू डे बिजनेस के कोर्स में जो आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट. रेवेन्यू रिसीट का एग्जांपल, गुड सेल करके कैश आया, डेटर से मैंने कलेक्ट किया, बैड डेट का रिकवरी हुआ, फिर इंटरेस्ट मिला लोन पर, किसी को लोन दिए थे उस पर इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड हमको मिला. ये सारे जो रिसीट्स हो रहे हैं इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दे आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट. कैपिटल रिसीट का एग्जांपल, शेयर इश्यू करके पैसा आया, मालिक ने कैपिटल बिजनेस में लगाया, हमने एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म लोन लिया, हमने
पैसा रिसीव किया बाय सेलिंग आवर फिक्स्ड एसेट, हमने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा लाया, ये सारा जो पैसा है जो लॉन्ग टर्म तक हमारे बिजनेस को बेनिफिट करेगा या जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करके आगे बिजनेस को चलाएंगे, दे आर ट्रीटेड एज माई कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का फर्क यही है, रेवेन्यू रिसीट एवरी ईयर बिजनेस ऑपरेशंस में जो आप पैसा रिसीव कर रहे हो ये आपके लिए रेगुलर बिजनेस के कोर्स का पैसा है। कैपिटल रिसीट जो पैसा आपने रिसीव किया और जो आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा, दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स को हम लोग जनरली पीएल्स में दिखाते हैं एज एन इनकम, कैपिटल रिसीट को हम लोग दिखाते हैं जनरली बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी। मैंने वर्ड यूज किया जनरली, प्लीज इस वर्ड को लेके बैठना मत। सर आपने बोला रेवेन्यू रिसीट पीएल में जाता है, सर डेटर से जो कलेक्शन हुआ सर वो पीएल में थोड़ी जाता है। मैंने बोला जनरली, यानी मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसीट जो आपको दिखेगा रेगुलर कोर्स में वो पीएल में जाएगा एज एन इनकम। कैपिटल रिसीट आर ट्रीटेड एज लायबिलिटी एंड शोन एज अ लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, बट सारा कैपिटल रिसीट लायबिलिटी की तरह शो जरूरी नहीं। मैंने फिक्स्ड एसेट सेल किया उससे पैसा आया, वो तो मैं फिक्स्ड एसेट से डिडक्ट करके दिखाऊंगा। इन्वेस्टमेंट सेल किया वो इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट होकर दिखेगा। मैंने बोला generally revenue receipts are shown in PL and capital receipts are shown as a liability in the balance sheet, हमेशा ध्यान रखना है। तो regular course of business का receipt revenue receipt, long term nature का receipts are known as capital receipts। आपको examples पे ध्यान देना है, accounting treatment पे ध्यान देना है, question हमेशा उसी पर आएगा। डन है बात, आगे चलते हैं। यहां पे हमारा इंस्टीट्यूट के मैट में तो काम कंप्लीट हो गया, बट मैंने आपके साथ कुछ वर्ड्स और डिस्कस किए थे। कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस क्या होता है? बिजनेस के रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशन में जो हमारे प्रॉफिट या लॉस होते हैं उसको हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, गुड सेल करके प्रॉफिट कमाया, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस। हमने कुछ बैड डेट का नुकसान किया, ये मेरा रेवेन्यू लॉस हो गया। तो ये जो हम लोग रेगुलर डे टू डे कोर्स ऑफ ऑपरेशन में जो भी प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करके, उसको हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस बोलते हैं। मैंने कोई फिक्स्ड एसेट सेल किया, इन्वेस्टमेंट सेल किया, एक सिंगल पीस क्योंकि मेरे को रिप्लेस करना है, इन्वेस्टमेंट सेल किया क्योंकि मेरे को बिजनेस में वो पैसा वापस यूज करना है, अब आइडल नहीं है। तो ये जो भी पैसा का प्रॉफिट या लॉस होगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट या रेवेन्यू लॉस कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड, कैपिटल प्रॉफिट एंड कैपिटल लॉस आर दोस प्रॉफिट लॉसेस that don't occur in the normal or ordinary course of operation। मेरे को अपना बिजनेस पूरा का पूरा सेल करना है, पूरा बिजनेस सेल करना है, इसमें मेरे को कोई नुकसान या प्रॉफिट होगा, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस। री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर, आप जानते होंगे अगर मैं फोरफिटेड शेयर को वापस री इश्यू करूं उसमें जो नुकसान या प्रॉफिट होगा वो हमेशा कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस कहलाएगा। मैंने शेयर इश्यू किया एट अ अमाउंट हायर देन द फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं, वो मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट है। मेरे बिजनेस से कैश चोरी हो गया है, ध्यान देना, कैश डिफल्केशन हुआ है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, अगर होगा ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स मेरे लिए रेवेन्यू लॉस, आफ्टर बिजनेस आवर्स अगर हुआ है तो मेरे लिए कैपिटल लॉस। ये बहुत बेकार एग्जांपल है बट इंस्टीट्यूट इसी एग्जांपल को एडहेयर करता है। नॉर्मली कैश डिफल्केशन शैल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू लॉस एंड चार्ज टू पीएल, बट इंस्टीट्यूट बोलता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स हो तो रेवेन्यू, आफ्टर बिजनेस आवर्स हो तो कैपिटल लॉस। हम लोगों को थोड़ा सा ये पढ़ाना पड़ता है, गलत है, रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। रियल लाइफ में हम लोग पीएल में चार्ज कर देते हैं एज अ रेवेन्यू लॉस। तो ये हो गया रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशन में होने वाले गेन्स या लॉसेस ट्रीटेड एज रेवेन्यू गेन्स, रेवेन्यू लॉसेस। रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशन को छोड़ के अदर कारण से अगर कोई हमें प्रॉफिट लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल लॉस और कैपिटल प्रॉफिट्स। ये सारे वर्ड्स हो गए। लास्ट वर्ड जो डिस्कस करना चाहता हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दो वर्ड है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा डेफर्ड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आप जानते हैं जो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा है जिसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना बहुत जरूरी है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको मैं डेफर्ड रेवेन्यू कभी भी नहीं बोलूंगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कुछ ऐसा है जिसका मेरे बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, दे शैल बी ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल, हमने ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर किया जिससे हमारे बिजनेस में 5 साल तक आगे बेनिफिट आने वाला है, ये ह्यूज एडवर्टाइजमेंट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने शेयर्स इशू किया, डिबेंचर इशू किया, लॉन्ग टर्म लोन लिया जिसके पीछे कुछ खर्चा लगा है,
ये जो एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बिकॉज दे विल गिव यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट। हमने कोई लीज्ड प्रॉपर्टी ले रखी है, भाड़े पे प्रॉपर्टी ले रखी है 5 साल के लिए, हमने उस पर कुछ एक्सटेंशन कराया ताकि हम नेक्स्ट 5 साल उस प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज कर सके, ये जो खर्चा लग रहा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर बिल्डिंग के ऊपर खर्चा करना रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, कैपिटल क्यों नहीं ले रहे हो? आंसर इज ये लीज्ड प्रॉपर्टी है, ये मेरे खुद का एसेट नहीं है। अगर मेरे खुद का एसेट नहीं है तो मैं इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलूंगा, मैं इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूंगा। मेरा डायरेक्टर गया अब्रॉड टू डेवलप मार्केट एंड वो सक्सेसफुल हो गया, ये जो है हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिजनेस को चालू करने का खर्चा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म तक आपके बिजनेस में काम आएगा, ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो हमारे बिजनेस को मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है सर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्योंकि मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड आपको बेनिफिट देगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये पूरा खर्चा 1 साल पीएल में नहीं जाना चाहिए, जितना साल इसका बेनिफिट आएगा उस पीरियड में धीरे धीरे करके हमको पीएल में चार्ज करना है। जैसे मान लो हमने यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया 1 करोड़ का, 5 साल तक बेनिफिट आएगा, तो हर साल 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख करके धीरे धीरे पीएल में डालेंगे। जो खर्चा अमोर्टाइज होगा वो पीएल में चला गया, बैलेंस मेरे बैलेंस शीट में दिखाई देगा इन दी एसेट साइड, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोल के। अभी मैं बात कर रहा हूं प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप के लिए, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोल के बैलेंस शीट में दिखाई देगा। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करोगे तो अदर नॉन करेंट एसेट, अदर करेंट एसेट में ये दिखाई देगा। तो जितना पार्ट आपने राइट ऑफ कर दिया वो पीएल में चला जाएगा, जो पार्ट अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ वो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाई देगा। यहां हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का बात। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है दो दिस एक्सपेंडिचर विल गिव यू अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, बट इनसे कोई रियल टेंजिबल एसेट या रियल एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर कोई खर्चा ऐसा है जो रियल एसेट क्रिएट नहीं कर रहा, तो आपको लग सकता है कि यार वो मेरे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, AS 26 ने बोला खर्चे को डेफर मत करो। अगर कोई रियल एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है उस खर्चे को फर्स्ट ईयर ही पीएल में डाल देना चाहिए। अनसर्टेनिटी बोल के या फ्यूचर फोरकास्ट करके उसको एसेट बनाना सही नहीं है, ये कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट हो जाता है। तो अगर मैंने यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया है, जरूरी नहीं है कि एडवर्टीजमेंट करने से सेल बढ़ ही जाएगा, क्योंकि अनसर्टेन है इसका बेनिफिट। इस खर्चे को मैं पहले ही साल पीएल में डाल देता हूं, मैं डेफर नहीं करता। ध्यान रखो, ये तुमको सिखाया था फॉर नॉलेज पर्पस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, आप करोगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोलोगे। मान लो फाइनल अकाउंट्स में क्वेश्चन आया डेफर्ड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, बोला राइट ऑफ ओवर 5 ईयर्स, आप 1/5 करके धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे, आप पूरा एक साथ राइट ऑफ नहीं करोगे। ज्ञान दिखाना है, नोट दे देना, एज पर AS 26 दिस शैल बी रिटन ऑफ इन फुल इन द फर्स्ट ईयर, बट एज पर इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन वी हैव रिटन इट ओवर 5 ईयर्स। हमने क्वेश्चन को मान के अकाउंटिंग करनी है, नीचे नोट दे दूंगा कि ऐसा भी होता है, AS 26 ऐसा बोलता है। बट सारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, वही जिनका बेनिफिट या जिनसे कोई रियल एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा है जिसका बेनिफिट एकदम आप माप सकते हो, उसको फिर आप धीरे धीरे करके अमोर्टाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक्सटेंशन टू लीज्ड प्रॉपर्टी, ये मैं धीरे धीरे करके अमोर्टाइज करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है अगर बिल्डिंग में एक्सटेंशन कराया तो वो मेरे को जरूर हेल्प करेगा, मेरी कैपेसिटी को बढ़ाएगा। ये जो हम लोग शेयर डिबेंचर इश्यू किए हैं जिससे हमारे बिजनेस में बड़ा पैसा आया है, जो हम लोग यूज करेंगे ओवर ईयर्स, इसका भी खर्चा मैं एज पर AS 16 धीरे धीरे राइट ऑफ करता हूं। मैं पूरा एक साथ राइट ऑफ नहीं करता हूं, बट इसको छोड़ के प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डायरेक्टर का ट्रिप, ये सारे जो खर्चे होते हैं ये हम लोग फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ कर देते हैं। इनको डेफर करना रियल लाइफ में अलाउड नहीं है। ये था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन अराइजेस, सर प्रीपेड एक्सपेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस सेम है क्या? देखो दोनों मतलब वाइज सेम है। प्रीपेड मतलब आज पैसा दे दिया, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। डेफर्ड मतलब आज पैसा वगैरह दे दिया, बेनिफिट मेरे को लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। नॉर्मली अकाउंटिंग भी सेम होता है, जो इस साल का खर्चा है वो पीएल में चला जाएगा, जो बैलेंस बचा वो एसेट बोल के बैलेंस शीट में हम लोग दिखा देते हैं। मेन डिफरेंस होता है प्रीपेड एक्सपेंस का अमाउंट इजीली एस्टिमेट किया जा सकता है, उसका बेनिफिट इजीली एस्टिमेट किया जा सकता है, बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट प्रिसाइजली एस्टिमेट करना या बेनिफिट प्रिसाइजली एस्टिमेट करना पॉसिबल
पॉसिबल नहीं होता। तो प्रीपेड एक्सपेंस कैन बी एस्टिमेटेड वेरी प्रिसाइजली एंड उसका अमाउंट का एस्टिमेशन बहुत सिंपली हो सकता है, वेयर एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एंड अमाउंट का एस्टिमेशन इज नॉट इजी। तो हम लोगों को अगर कभी क्वेश्चन पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेफर्ड रेवेन्यू एंड प्रीपेड एक्सपेंस, मैं यही बेसिक बोलूंगा कि इनका जो बेनिफिट का एस्टिमेशन है उसमें फर्क है। प्रीपेड का बेनिफिट कैन बी इजीली एस्टिमेटेड, वेयर एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कैन नॉट बी इजीली एस्टिमेटेड। डन है बात। अब इन सबको छोड़ के एक जगह और आया था जहां पे एडवांस की बात हो रही थी। मान लो मैंने अपने सप्लायर को एडवांस दिया, बोला तुम मेरे को नेक्स्ट ईयर गुड्स प्रोवाइड करोगे। ये जो एडवांस दे रहा हूं ये ना कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये मेरा एसेट है जिसके बदले मेरे को फ्यूचर में गुड्स मिलेगा। जब गुड्स मिलेगा वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट आज के दिन ये एडवांस मेरा एसेट है, ये ना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये पूरी बात हमने डिस्कस की थी इस चैप्टर में। आप चाहो तो इंस्टीट्यूट का मैथ रीड करो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, वो क्वेश्चन कर लोगे, दैट विल बी मोर देन एनफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।